रोमांच और रहस्य, खतरनाक इरादे। अध्याय 1। स्टीवन के तकिए के नीचे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी धीरे से बीप हुई। सुबह के 5:30 बज रहे थे। अभी भी अपने पजामे में स्टीवन ने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हवा तेज थी और पक्षी धीरे धीरे चहक रहे थे। गलियारा अंधेरा था और स्टीवन ने किसी भी गतिविधि के कोई संकेत नहीं देखे। वो अपने कमरे में लौट आया, इस बात का ख्याल रखते हुए कि अपनी पत्नी को जगाए नहीं, जो बिस्तर के दूर कोने में धीरे से खर्राटे ले रही थी। स्टीवन नैन्सी की नींद की आदतों से परिचित था, यहां तक कि अगर कोई भैंसों का उग्र झुंड भी उसके पास से दौड़ता हुआ निकल जाता तो भी वो उस समय तो नहीं जाग सकती थी। उसने चुपचाप अपने शॉर्ट्स, स्वेट शर्ट और स्नीकर्स पहने, फिर नैन्सी को यह कहने के लिए एक नोट लिखा कि वो थोड़ी देर टहलने जा रहा है। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे और रॉकलैंड, जगह का नाम, में सुबह तेज हो रही थी क्योंकि स्टीवन द सिटाडेल से बाहर चला गया। वो 10 बजे से थोड़ा पहले लौटा। नैन्सी अभी भी सो रही थी। उसने अपना लिखकर छोड़ा गया नोट फाड़ दिया और उसके पास गया, फिर उसके गाल पर एक चुंबन दिया और उसके बालों को सहलाया। नैन्सी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई और फिर उसने स्टीवन का हाथ थाम लिया। वो कर्कश स्वर में फुसफुसाई, क्या समय हो गया प्रिय? नैन्सी डार्लिंग, लगभग 10 बज चुके हैं। उठने का समय हो गया बेबी। चलो नाश्ता करते हैं और डेविल्स रॉक जाते हैं। तुम पूरा दिन इस होटल में उलझी नहीं रहना चाहती हो ना? नैन्सी ने जम्हाई ली और बोली, कहाँ जाना है? डेविल्स रॉक, क्या अजीब नाम है। स्टीवन हंसने लगा। डेविल्स रॉक यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर है और ये एक जंगली चट्टान है जहां पेड़ ही पेड़ हैं। और ये डेविल्स रॉक बड़ी चट्टान से 400 फीट नीचे है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और फल खाती हुई, उलझकर एक दूसरे में समाई हुई लताएं बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तुमको वो जगह बहुत पसंद आएगी मेरी जान। मिस्टर आर्मस्ट्रांग, आप तो वास्तव में इस जगह को लेकर पागल हो रहे हैं। मैंने अपने जीवन में इस तरह आश्चर्यजनक दूसरी जगह नहीं देखी है। इसके अलावा यह तुम्हारी पेंटिंग की खुजली को शांत करने के लिए भी एक बहुत ही शानदार जगह है। ऐसा लगता है कि वहां कोई इंसान नहीं जाता है। पूरी चट्टान पर हम दोनों ही होंगे और सब कुछ हमारे ही होगा। मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान इस जगह को देखा था। ठीक है, मुझे आधा घंटा दे या उससे थोड़ा ज्यादा। क्या आप मेरे पहनने के लिए उपयुक्त कुछ निकाल सकते हैं जाने मन? नैन्सी तुरंत ही पलंग से उठकर बाथरूम में चली गई। स्टीवन ने नैन्सी के गहरे पीले रंग के शॉर्ट्स, चमकीले मैरून शर्ट, इनर वियर, स्कार्फ, भूरे मोजे और सफेद कपड़े वाले जूते निकाल लिए। नैन्सी हमेशा इनमें अच्छी लगती है, उसने मनी मन सोचा। जैसे ही नैन्सी ने कपड़े पहने, उन्होंने इस पर हल्की बातचीत की कि उन्हें ट्रैक पर अपने बैग में क्या ले जाना है। दूरबीन, कैमरा, पानी, कुछ फल इत्यादि। नैन्सी ने स्टीवन को अपनी स्केचबुक, पेंसिल से चित्र बनाने वाली कॉपी और कुछ चारकोल पेंसिल पैक करने के लिए याद दिलाया। उन्होंने हल्का नाश्ता खाया। एक धूल भरी पगडंडी पर तेज 30 मिनट की पैदल दूरी पार करके, किसी भी संकेत के बिना, नैन्सी और स्टीवन डेविल्स रॉक पहुंच गए। जैसा कि स्टीवन ने भविष्यवाणी की थी, ये स्थान किसी भी माननीय उपस्थिति से मुक्त था। इंसानी जीवन का कोई निशान नहीं था वहां।
छोटे पक्षी पेड़ों के अंदर और बाहर उड़ रहे थे, जिससे असंख्य आवाजें निकल रही थी। उन्होंने देखा कि एकमात्र पशु जीवन काले मुंह वाले बंदरों का एक दल था। नीचे पेड़ों से भरी हुई एक खाई का दृश्य बहुत ही मनोरम था। ओह माय गॉड, ये तो वास्तव में बहुत ही शानदार, होश उड़ाने वाला दृश्य है, नैन्सी ने कहा। क्या मैंने तुमको कहा नहीं था? मैं बहुत खुश हूं स्टीव। ऐसा लगता है कि जब हम आज भी डेट पर आए हैं। कृपया मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं और मेरी तरफ से तुमको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। क्या मैं ये नहीं जानता नैन्सी? मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। चिंता करना छोड़ो। जैसे ही स्टीव ने अपनी दूरबीन से खुद को व्यस्त किया, नैन्सी विभिन्न दृष्टिकोणों से डेविल रॉक के आकर्षक दृश्यों को चित्रित करने के लिए थोड़ी दूर चली गई। फिर वह एक सकरे रास्ते से नीचे एक कगार में उतर गई। स्टीवन की ओर देखते हुए उसने पुकारा, हे जानेमन, आइए, मैं पेड़ों की पृष्ठभूमि में आपका स्केच बनाती हूँ। ठीक है। स्टीव पेड़ों के सामने आकर स्थिर खड़ा हो गया, जबकि नैन्सी ने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही नैन्सी शीर्ष पर लौट आई। उसने स्टीवन को वह चित्र दिया जो उसने उसके लिए खींचा था। पसंद है? स्टीवन ने स्केच को देखा और वास्तव में प्रसन्न हुआ। उसने नैन्सी की तारीफ की और उसे कसकर गले लगाया। अद्भुत! क्या मैं वाकई इतना अच्छा दिखता हूँ? नैन्सी ने खुद को स्टीवन के आलिंगन से निकाला और अपने रेखा चित्रों का एक रोल बनाया। स्टीव ने सुझाव दिया कि वह स्केच को बैकपैक में रख दे, लेकिन नैन्सी ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ना पसंद किया ताकि उन्हें कुचलने से रोका जा सके। वो लगभग थोड़ा इधर उधर चले। स्टीवन ने अपना कैमरा निकाल लिया था कुछ तस्वीरें खींचने के लिए। नैन्सी, चलो तुम्हारी तस्वीर के लिए एक अच्छी जगह चुने। उसने चारों ओर देखा और चट्टान के नीचे एक जगह से संतुष्ट लगने लगा। वहां जाओ कृपया नैन्सी, इस रेलिंग की ओर। नैन्सी वहां चली गई जहां स्टीवन ने इशारा किया था। यहां थोड़ा पीछे हटो, समतल पत्थर पर जितना हो सके उतना पीछे जाओ और रेलिंग को जोर से पकड़ लो। बस थोड़ा और, थोड़ा और। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही है। स्टीवन ने कैमरे को नैन्सी पर केंद्रित किया, सही तस्वीर खींचने लगे, फोकस मिलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही नैन्सी के पैरों के नीचे पड़ी टहनियां चटकी, कैमरा ने क्लिक किया और तस्वीर कैद हो गई। नैन्सी थोड़ा सा डगमगा गई और उसने खुद को संभालने के लिए पीठ पीछे की रेलिंग को पकड़ना चाहा, लेकिन रेलिंग टूट गई। सब कुछ अचानक हुआ और बेचारी लड़की कर्कश चीख के साथ खाई में गिर गई। धड़ाम आवाज खाई में गूंज गई। स्टीवन थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे खाई में नीचे देखने के लिए ऊपर चला गया। उसने नीचे चट्टान पर काले धब्बे देखे, जिसे उसने खून के छींटे मान लिया, लेकिन नैन्सी को कभी भी नहीं देख सका। स्टीवन ने अनुमान लगाया कि नैन्सी तुरंत मर जाएगी और चट्टान के ढलान वाले भाग से उसका शरीर लुढ़क कर नीचे और गहराई में चला जाएगा। काम पूरा हो गया था। अब पुलिस के पास जाना था, लापता पत्नी की रिपोर्ट की औपचारिकता के लिए। जैसे स्टीवन वापस होटल में आया, उसका दिमाग नैन्सी के साथ उसकी शादी के विचारों से भर गया और वो सोचने लगा कि कैसे उन दोनों की शादी में दरार आ गई थी। अध्याय 2। लगभग 4 साल पहले स्टीवन ने पहली बार नैन्सी किम्बरली पर अपनी नजरें जमाई थी। जब वह एक इंटरव्यू के लिए फेरी वर्ल्ड फैशन के सम्मेलन कक्ष में गई, तो वह उसके आश्चर्यजनक रूप और शिष्टता से बहुत प्रभावित हुआ था। उसका चयन नहीं किया गया था, लेकिन स्टीवन उससे बाद में कई मौकों पर आकस्मिक रूप से मिला था। प्यार जल्दी खिल गया था। 6 महीने के भीतर उनकी शादी हो गई। उनकी शादी के शुरुआती महीने शुद्ध आनंद थे।
हालांकि जैसे जैसे उनकी शादी एक रूटीन चलने लगी, उन्होंने महसूस किया कि उनकी रुचियां पूरी तरह से अलग थी। स्टीवन का ध्यान दौड़, फुटबॉल, पार्टी और लंबी पैदल यात्रा पर केंद्रित रहता था। नैन्सी की इनमें से किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। नैन्सी की रुचि बुद्ध धर्म के इतिहास, संगीत सम्मेलनों, साहित्य और चित्रकारी में थी। शादी के लिए नैन्सी की प्रतिबद्धता स्टीवन की इधर उधर मुंह मारने की मजबूरी के विपरीत थी। अपनी शादी के तीसरे वर्ष में स्टीवन ने तलाक का सुझाव दिया, लेकिन नैन्सी ने इसको स्वीकार नहीं किया। वो चाहती थी कि स्टीवन सुधार करे और खुद को इधर उधर मुंह मारने से रोके। दोनों घुटन भरा जीवन व्यतीत करने लगे थे, विशेष रूप से स्टीवन, जिसे किसी अन्य महिला से प्यार हो गया था। स्टीवन हताश था। इस दयनीय स्थिति में नैन्सी के साथ रहना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। वो बस यही सोचता रहता था, बस उससे छुटकारा पाओ, पर कैसे? शायद एकमात्र उपाय यह है कि उसे यह विश्वास दिलाने के लिए मूर्ख बनाया जाए कि स्टीवन ने चीजों को उसी तरह देखना शुरू कर दिया है जैसे वह कहती थी उनको देखने के लिए, यानी वो नैन्सी के अनुसार अपना जीवन बिताए। हालांकि सावधान रहे, एक बार से पूरी तरह से हृदय परिवर्तन न दिखाए, क्योंकि इससे नैन्सी को संदेह हो सकता था। इसे अगोचर रूप से विश्वासपूर्वक और लगातार करना तुम्हारे लिए काफी चुनौती भरा होगा, लेकिन तुम्हें इसे कर सकते हो स्टीवन। नैन्सी ने तुम पर भरोसा करने के बाद तुमको बस एक उपयुक्त समय, एक दुर्घटना को अंजाम देने की जरूरत है, और यह सुनिश्चित करना है कि उस दुर्घटना को तुम्हारे साथ न जोड़ा जाए। अध्याय 3। जैसे ही वो एक बियर के लिए एक बार में गया, स्टीवन नैन्सी नामक समस्या को हल करने के लिए अपने पेशेवर दृष्टिकोण पर संतोष से मुस्कुराया। 3 सप्ताह पहले रॉकलैंड की अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान स्टीवन को अचानक ही डेविल्स रॉक नाम की वो खूबसूरत जगह मिल गई थी। ठीक उसी समय उसने चट्टान के किनारों पर चट्टानों में एक वी आकार का खाली स्थान देखा था। एक जगह पर चट्टान पांव के नीचे वी के आकार में फटी हुई थी और खाली स्थान एक बड़ा सा वी जैसा दिख रहा था। उसने उस खाली वी जैसी जगह में नीचे तक देखा था। वो खाली जगह किसी दुर्घटना के लिए एकदम ठीक थी। उसने सोचा था कि अगर उस वी जैसी चौड़ी दरार को टहनी और पत्तों से ढक दिया जाए तो कोई भी उन पत्तों पर पांव रखने से नीचे गहरी खाई में गिर जाता। स्टीवन ने सोच लिया था कि बहुत आसानी से उस करीब 3 फीट चौड़ी दरार को पतली टहनियों से ढककर हरे पत्तों से इस तरह से ढका जा सकता था कि किसी को शक नहीं होने वाला कि उन पत्तों के नीचे 3 फीट चौड़ी और बहुत ही गहरी खाई थी। उस जगह की लोहे की रेलिंग भी इतनी कमजोर थी कि जरा सा जोर लगने से ही टूट जाने वाली थी। लेकिन उसने पहले भ्रमण के दौरान सोचा था कि उसको वो सब तैयारी तब नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई और भी तो वहां से नीचे गिरकर मर सकता था। उसने सोच लिया था कि उसको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उसने सोच लिया था कि वो नैन्सी को उस जगह के पास एक होटल में छुट्टियां बिताने के लिए मना लेगा और फिर उसको किसी तरह से यहाँ ले आएगा और फिर उसके यहाँ आने से एक दिन पहले ही उस दरार को ढक देगा और पूरी तैयारी कर लेगा। उसने सोचा था कि जब नैन्सी सुबह सुबह सो रही होती तो वो इस जगह पर आकर उस खाई को टहनी और पत्तों से ढक देगा और उसका काम हो जाएगा। योजना ने अच्छा काम किया। वे रॉकलैंड पहुंचे और द सिटाडेल नाम के होटल में ठहरे। पहला दिन आराम करने, खाने पीने, चीज़ों को खरीदने, बिलियर्ड्स खेलने और होटल के पीछे नेचर पार्क के आसपास घूमने में बीता। दूसरा दिन मिशन दिवस था। होटल के कमरे में नैन्सी को सोया हुआ छोड़कर डेविल्स रॉक की अपनी सुबह की यात्रा के दौरान
नैन्सी के लिए नोट लिखने के बाद स्टीवन ने योजनाबद्ध व्यवस्था कर दी थी। उस चट्टान के बीच की 3 फीट चौड़ी और सैकड़ों फीट गहरी दरार पर सूखी टहनियां बिछाने के बाद उसने उन टहनियों पर घास के गुच्छे और बहुत से पत्ते बिखेर दिए थे और उस जगह से वापस आ गया था। ढकने के बाद वो दरार बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। काम पूरा करने के बाद वो होटल के कमरे में वापस आ गया था और उसने देखा था कि नैन्सी तब भी सो रही थी, इसलिए उसने अपने लिखकर छोड़े हुए नोट को फाड़ दिया था। और फिर दिन के समय दुर्घटना बहुत ही आराम से हो गई थी जब उसने नैन्सी को उसी पत्तों और टहनियों से ढकी हुई जगह के पास फोटो खिंचवाने के लिए बुलवाया था। सब कुछ मिनटों में ही हो गया था और नैन्सी जैसे दुनिया से गायब ही हो गई थी। चौथा अध्याय। लीडिया ने अपने कमरे से बाहर चीड़ के पेड़ों के जंगल को देखा। स्टीवन को उसे अब किसी भी समय फोन करना चाहिए था। उसने स्टीवन के अनुरोध पर रॉकलैंड आना स्वीकार किया था। उसे उम्मीद थी कि जैसा कि अनुमान था, पिछले 2 दिनों के दौरान वो नैन्सी के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर सहमत हो गया होगा। लीडिया को विश्वास था कि नैन्सी और स्टीवन के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी होगी। 2 साल पहले चैंपियंस चैलेंज कप की घोड़ों की दौड़ में लीडिया पहली बार स्टीवन से मिली थी। संयोग से वो दोनों एक ही सट्टेबाज के पास गए थे और हर बार एक ही भाग्य या नुकसान के साथ एक ही घोड़े पर दांव लगाते दिख रहे थे। स्टीवन ने लीडिया को बता दिया था कि वो शादीशुदा था, लेकिन उसके साथ ये भी कहा था, नैन्सी मेरे लिए एक पत्नी से ज्यादा अजनबी है। मेरी पत्नी नैन्सी बुरी नहीं है, लेकिन मेरी रुचि के अनुसार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब हम ज्यादा समय साथ साथ रुक सकेंगे। उस पहली मुलाकात के बाद लीडिया और स्टीवन ने मिलना शुरू कर दिया था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लीडिया की मां सैली किंग हालांकि पहले दिन से स्टीवन को नापसंद करती थी। लीडिया ने स्टीवन को आश्वासन दिया कि बुढ़िया समय आने पर उसके प्रति मधुर व्यवहार करेगी, लेकिन स्टीवन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब अंत में एक दिन स्टीवन ने लीडिया से कहा कि वो तुरंत ही उसकी पत्नी नैन्सी से तलाक ले लेगा, तो लीडिया भी तुरंत ही मान गई। अध्याय 5। लीडिया ने रॉकलैंड की यात्रा से 2 हफ्ते पहले अपनी मां के साथ हुई बातचीत को याद किया। लीडिया, मुझे पता है कि तुम स्टीव से मिल रही हो आजकल। वो अच्छा दिखने वाला है और निस्संदेह एक आकर्षक नौजवान है, लेकिन याद रखो कि वो शादीशुदा है। भले ही वो आज तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे दे, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करे। ये प्रकृति का नियम है कि अधिकांश पुरुष स्वभाव से ही पत्नी के होते हुए भी इधर उधर मुंह मारने वाले होते हैं, जबकि अधिकांश महिलाएं अपने विवाह के प्रति वफादार होती हैं। इन मामलों में बहुत बहुत सावधान रहना होगा मेरी बेटी। मुझे विश्वास नहीं है कि स्टीव तुम्हारे लिए वो आदमी है जिसे पति और घर का मुखिया कहा जा सके या तुम्हारे कहने से जीवन में आगे चल सके। इस तरह की बातचीत पहले भी हो चुकी है। मां मूर्ख मत बनो। स्टीव ने नैन्सी से कभी प्यार नहीं किया। वो उसकी सुंदरता से एक पल में प्रभावित हो गया था और उसने बहुत जल्दी में ही नैन्सी से शादी कर ली थी। लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे स्टीवन से बेहतर पुरुष आज तक नहीं मिला है। मुझे पता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं हर पल उसके बारे में सोचती हूँ। ये मात्र मोह है लीडिया, उसकी माँ ने लीडिया को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मा, हम वास्तव में प्यार में हैं, लीडिया ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। माँ को एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी को समझाने में असफल हो रही थी। हाँ, वैसे भी ये तुम्हारा जीवन है लीडिया। हालांकि किसी दिन तुमको ये एहसास जरूर होगा कि तुम्हारी माँ मूर्ख नहीं है। तभी फोन की घंटी ने लीडिया को चौंका दिया। गुड मॉर्निंग लीडिया, कैसा चल रहा है? लीडिया के कानों में स्टीवन की आवाज पहुंची। हाय स्टीवी, आप ही बताओ, क्या सब कुछ सुलझ गया? हाँ प्रिय,
लेकिन चलो दोपहर के भोजन पर बात करते हैं। 1 घंटे में मिचेल की पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में मिलो। करीब आधे घंटे के बाद पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में स्टीव उदास और बात करने के लिए अनिच्छुक दिख रहा था। क्या कुछ गड़बड़ है स्टीव? लीडा ने पूछा। स्टीवन बहुत देर तक चुप रहा। क्या मुझे लीडिया को बताना चाहिए कि नैन्सी वापस चली गई? निश्चित रूप से यह हमारी वैवाहिक समस्या के सुखद समाधान के बाद मूर्खतापूर्ण लगेगा। क्या मैं कहूं कि नैन्सी अभी अभी लापता हुई है और मैं पुलिस से उसे ढूंढने का इंतजार कर रहा हूं? ऐसे में मुझे पुलिस के साथ रहना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, ये कुछ और होना चाहिए। अंत में काफी देर सोचने के बाद, लिडिया, एक भयानक दुर्घटना हुई है। नैन्सी कल तलाक के लिए राजी तो हो गई थी, लेकिन अब वह मर चुकी है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। मर गई है? बाप रे बाप, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो स्टीवन? लिडिया हैरानी से स्टीवन को देख रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं इस तरह कुछ मजाक करूंगा? कल जब हम टहलने गए तो वो दुर्घटनावश डेविल्स रॉक की चट्टान से गिर गई। वह चट्टान में एक खाई में चली गई और एक बड़ी ऊंचाई से गिर गई। मुझे नहीं लगता कि उसके पास उतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा बच जाने का जरा भी मौका रहा होगा। लिडिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है और उम्मीद है कि वो उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं उनकी तलाशी के दौरान पुलिस के साथ रहना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अपने साथ नहीं ले गए लिडिया को खोजने के लिए। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है स्टीव। उस समय तुम कहाँ थे जब नैन्सी के साथ ये दुर्घटना हुई? लिडिया ने गंभीर होकर स्टीवन की आंखों में देखकर कुछ खोजते हुए पूछा। मैं पास में कुछ तस्वीरें ले रहा था। मैंने नैन्सी को चेतावनी दी थी कि वह चट्टान के किनारे के बहुत करीब ना जाए। स्टीवन ने अपनी सफाई में बहुत ही साफ झूठ बोलते हुए कहा, जबकि हकीकत तो ये थी कि उसने तो नैन्सी को चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ा होने को खुद ही कहा था, ताकि वो नैन्सी को विश्वास दिला सके कि वो उसकी बहुत अच्छी तस्वीर खींचना चाहता था। लिडिया को स्टीवन की बात पर भरोसा होने लगा था। क्या नैन्सी वास्तव में इतनी लापरवाह रही होगी कि दिन के उजाले में एक दरार में गिर जाए? लिडिया को चक्कर से आने लगे और मन मचलने लगा, तो वो स्टीवन से एक्सक्यूज मी कहकर वॉशरूम में चली गई। जैसे ही वह आईने के सामने खड़ी विचार में खोई हुई थी, लिडिया का फोन बज उठा। उसकी माँ का फोन था। लिडिया, उसकी माँ की आवाज़ लिडिया के कान में गूंजी। हाय मम्मी, आज आपकी पीठ कैसी है? दर्द तो नहीं है? आप इधर उधर मजे तो नहीं ले रही है, मुझे आशा है। लिडिया की माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो प्रिय। क्या तुम दोनों मजे ले रहे हो? वहाँ ठंड है क्या? मौसम बढ़िया है वहाँ, 8 या 10 सेल्सियस हो सकता है तापमान। लेकिन छुट्टी कुछ भी हो, लेकिन बढ़िया रही है। लेकिन खुशी अब बिल्कुल खत्म हो गई है। लिडिया ने माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया बेटी? लगता है कि नैन्सी कल गलती से एक खाई में गिर गई और उसकी जान चली गई। लिडिया ने जैसा स्टीवन से सुना था वैसा ही माँ से कह दिया। उसकी माँ की आवाज़ में इस बार हैरानी थी। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, विडंबना यह है कि स्टीव के साथ ऐसा तब हुआ जब नैन्सी तलाक पर सहमत हो गई थी। मैं बहुत घबराई हुई और भ्रमित महसूस कर रही हूँ माँ। स्टीव भी बहुत उदास है। माँ के बोलने से पहले एक लंबा विराम था। वो बहुत धीमी गति से बोली, नैन्सी मृत्यु गलती से? क्या स्टीवन, क्या ये सब तुमको स्टीवन ने बताया? हाँ माँ। लिडिया, हो सकता है दुर्घटना हुई ही नहीं थी, करवाई गई थी। शायद नैन्सी को मारने का इरादा था। मैं तुम्हारे लिए डरने लगी हूँ लिडिया। तुम अभी इस सबसे दूर क्यों नहीं हो जाती हो? स्टीवन पर इस समय शक मत कीजिए माँ।
ये तो बेफजूल का शक है मामा। दुर्घटनाएं होती हैं, आपको पता है। वे भी जरा सोचो, नैन्सी अचानक तलाक के लिए क्यों राजी होगी? हो सकता है कि नैन्सी का स्टीवन के व्यवहार बुरा ही रहा हो और उसने तलाक की बात न मानी हो और स्टीवन नाराज हो गया हो। नैन्सी की माँ ने अपने मन की बात अब खुलकर बेटी से कह दी। माँ, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? शायद मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन क्या ये संभव नहीं है? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि स्टीवन ने दुर्घटना करवाई है और अपनी पत्नी को मार दिया? माँ, कृपया एक बार बस घर जल्दी से आ जाओ लिडिया, तुमको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बारे में सोचूंगी। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लिडिया अपनी मेज पर लौट आई। वो चिंतित थी। क्या होगा अगर माँ सही थी? उसने सोचा कि स्टीवन को माँ के संदेह के बारे में बताए बिना उसे सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उन्होंने चुपचाप खाना खाया। जब प्लेटें साफ हो गई तो लिडिया ने बात की। स्टीवन, क्या हम डेविल्स रॉक जा सकते हैं प्लीज़? स्टीवन इसके लिए तैयार नहीं था। उसने लिडिया को समझाने की कोशिश की कि वो व्यर्थ था, लेकिन वो जिद कर रही थी। स्टीवन सोचने लगा कि लिडिया को वहाँ ले जाने से उसको क्या खोना था। मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते हैं, है ना? रास्ते में उन्होंने आगे के जीवन के लिए अपनी योजनाओं के बारे में लंबी बातचीत की। लिडिया को शायद ही अपने कानों पर विश्वास हो रहा था स्टीवन की बातों को सुनकर। वो सोचने लगी थी कि स्टीवन इतनी जल्दी में दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। उसकी कनपट्टियां फड़कने लगी और दिमाग गूंजने लगा। उसे अचानक ही स्टीवन के प्रति बहुत घृणा महसूस हुई। वो जल्दी डेविल्स रॉक पहुंच गए। चट्टान में दरार ने लिडिया की आंख को आकर्षित किया। उसने पूछा, स्टीवन, क्या नैन्सी यहां से नीचे गिर गई थी या चट्टान के ऊपर से? चूंकि मैंने दुर्घटना को होते हुए नहीं देखा था, इसलिए निश्चित रूप से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। शायद यही जगह रही होगी। स्टीवन ने बहुत ही सफाई से फिर से झूठ बोल दिया। लेकिन यह सुनकर लिडिया की शंका अब और भी बढ़ गई थी और वो स्टीवन को सहमी आंखों से देखने लगी। वो सोचने लगी कि नैन्सी कैसे जानबूझकर इस बड़ी सी दरार में अपना पैर कैसे रख सकती थी। यह हास्यास्पद है स्टीवन। तुमने अवश्य उसे कहीं से भी गिरते हुए तो जरूर देखा होगा। स्टीवन बुदबुदाया। मैं नहीं कह सकता। गुड गॉड, उसने स्टीवन से कुछ कदम दूर जाकर कहा। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो स्टीवन। लेकिन क्यों? लिडिया ने आवाज उठाई। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। कृपया स्टीवी, मुझे अकेला छोड़ दो। स्टीवन ने उसे एक ठंडी निगाह दी और दूर चला गया। लिडिया ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि दरार के पास पेंसिल से बनाया गया एक चित्र एक कागज पर दिख रहा था। उस चित्र में नैन्सी के हस्ताक्षर थे और उस चित्र में स्टीवन पेड़ों की पृष्ठभूमि में खड़ा मुस्कुरा रहा था। लिडिया ने जब उस चित्र को उठाकर गौर से देखा तो उसने निष्कर्ष निकाला कि नैन्सी तब अपने होश में थी। लिडिया ने चुपके से उस नीचे से उठाए हुए कागज पर बने हुए स्टीवन के चित्र को अपने ब्लाउज के अंदर छुपा लिया। लिडिया ने स्टीवन को आवाज देकर बुलाया। स्टीवन, क्या तुमको यकीन है कि नैन्सी इस दरार में चली गई थी या? स्टीव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। या क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और किस तरफ इशारा कर रही हो? स्टीवन के जुझारूपन पर लिडिया घबरा गई। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो गिर गई थी ठीक वैसे ही, या क्या वो फिसल गई, धक्का दिया गया था किसी के द्वारा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने नैन्सी को इस दरार के नीचे धकेल दिया? हाँ, मेरा मतलब है, नहीं, तुमने नहीं, बल्कि किसी और ने शायद।
लीडिया, शब्दों से खेलना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुमको संदेह है कि मैंने नैन्सी को इस दरार से नीचे धकेल दिया था। क्या तुम पागल हो? हम सब कुछ तय कर लेने के बाद, तलाक के लिए उसको राजी कर लेने के बाद मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? ये एक दुर्घटना थी। मैं तुमको फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। वो चिल्लाया। ठीक है ठीक है, क्षमा करें। तथाकथित दुर्घटना कैसे हुई? अगर वो दुर्घटना थी तो? तुम्हारा क्या मतलब है ये तथाकथित दुर्घटना कहने से? प्लीज साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? मिस आगाथा क्रिस्टी, महान जासूसी उपन्यासों की मशहूर लेखिका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है कि जब वह यहाँ खड़ी थी तो उसे चक्कर आ गया था और खुद को वो संभाल नहीं सकी थी। स्टीवन ने फिर से अपने झूठ को जोर से कहा ताकि लीडिया उसकी बात पर यकीन कर ले। ये कैसे हो सकता है स्टीवन? अगर उसको चक्कर आ रहे थे तो क्या वह आपका चित्र बनाने के लिए नीचे जाती? कौन सा चित्र? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? स्टीवन ने एक बार फिर गुस्से से कहा। लीडिया ने अपने ब्लाउज के नीचे से वो चित्र निकाला। श्री मिस्टर आर्मस्ट्रांग, ये चित्र यहाँ कैसे पड़ा मिला मुझे? यहाँ इस दरार के पास। लीडिया ने साफ संकेत दिया कि उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था। मुझे कैसे मालूम होगा कि ये चित्र यहाँ कैसे पहुंचा? तुम मुझे अब कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हो लीडिया। लीडिया ने स्टीवन के चेहरे को ठुड्डी से अपने हाथ में पकड़ लिया। स्टीवन, नैन्सी खुली आंखों से तो इस दरार में गिर नहीं सकती थी। 3 फीट चौड़ी दरार है और कोई भी देख सकता है कि ये हजारों फीट गहरी है। फिर उसने ये भी देख लिया होगा कि पीछे रेलिंग भी नहीं थी। स्टीवन, मेरी आंखों में देखकर मुझे सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था। जोर देकर सोचो। तुम्हें जानना चाहिए और मुझे भी जानना चाहिए। स्टीवन दूर चला गया। लीडिया की ओर पीठ करके उसने कहा, ठीक है, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं वो अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने ही मुझे ये कहने पर मजबूर किया है। नैन्सी का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया था और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि उसको मेरे साथ हुई शादी से कुछ भी नहीं मिल रहा था, पर उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तो सोचना ही था। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो तुमने उसे खत्म करना उचित समझा, लेकिन तुमने नैन्सी को इस दरार तक आने के लिए कैसे प्रेरित किया? उस समय यहां कोई दरार नहीं थी लीडिया। क्या? बोलते रहो। स्टीवन अपने पैरों को नीचे लटकाकर खाई के किनारे पर बैठ गया। दूर के जंगल में देखते हुए उसने बताया कि कैसे उसने नैन्सी के लिए घातक मौत का कारण बनने के लिए उस दरार को टहनियों, घास और पत्तों से ढक दिया था, ताकि नैन्सी को जरा भी संदेह न हो कि वहां उन पत्तों और घास के नीचे एक हजारों फीट गहरी दरार थी। मुझ पर विश्वास करो, मैंने ये सब सिर्फ हमारे लिए किया लीडिया। आओ हम इन सब बातों को एक बुरे सपने के रूप में पीछे छोड़ दें और जीवन में आगे बढ़े। लीडिया चिल्लाई, हमारे लिए? हे मेरे भगवान, तुम तो बहुत ठंडे खून वाले हो। तुम एक नृशंस हत्यारे हो। तुम इंसान नहीं हो। क्या तुमको नहीं पता कि कानून तुमको पकड़ लेगा? स्टीवन, तब तुम्हारा क्या भविष्य होगा? क्या इस जगह पर कोई ऐसी चीज है जो मुझे फंसा सकती है और हत्यारा साबित कर सकती है? लीडिया खुद को नहीं रोक सकती थी। बेवकूफ, मैं गारंटी देती हूं कि तुमको पकड़ लिया जाएगा। वो रुकी, फिर बोली, इसके अलावा तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि इतना सब होने के बाद और तुम्हारी हकीकत को जानने के बाद मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताऊंगी? तुम भोले बनने का अभ्यास करना छोड़ दो। अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए स्टीवन गुस्से से चिल्लाया, अरे लानत है, धिक्कार है, तुम उतनी ही कुतिया हो
जितनी नैन्सी थी। भाड़ में जाओ। स्टीवन मुड़ा और लीडिया की ओर देखा, मानो उसे अपनी आंखों से ही जला देगा। फिर सर घुमाकर जंगल को घूरने लगा। लीडिया के कानों में उसकी मम्मी के शब्द बजने लगे, जो हर पल और तेज होते जा रहे थे। वो भविष्य में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। स्टीवन चिल्लाया। सुअर कुतिया, क्या तुम भी खाई में जाना चाहोगी और ये अनुभव करना चाहोगी कि नैन्सी ने नीचे गिरते समय कैसा अनुभव किया था? लीडिया रुक रुक कर उस जगह गई जहां स्टीवन बैठा था। लीडिया उसके पास खड़ी हो गई। स्टीवन अपनी टांगों को खाई में लटकाए चट्टान के किनारे पर बैठा था और बहुत नीचे घने जंगल को देख रहा था। लीडिया ने अपनी आंखें बंद की और स्टीवन को पीछे से उसके कंधों से पकड़कर नीचे खाई में धकेलने की कोशिश की। वो कमजोर थी और उसे एहसास हुआ कि स्टीवन के ठोस और अधिक शक्तिशाली शरीर को हिलाना कितना मुश्किल था। स्टीवन मुड़ा और लीडिया की बाहों को पकड़ लिया। मूर्खता बंद करो लीडिया, वो चिल्लाया। उसने लीडिया को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन लीडिया स्टीवन को नीचे खाई में धकेलने की कोशिश करती रही। वो चट्टान कोई कुश्ती लड़ने की जगह तो थी नहीं। घाटी में उनकी अलग अलग चीखें गूंजी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से उलझते हुए चट्टान से नीचे गिर गए थे। धड़ाम धड़ाम खाई में दो आवाजें गूंज उठी। पेड़ पर काले मुंह वाला बंदर ये देखने के लिए झुक गया कि हंगामा क्या था, पर जब किसी को नहीं देखा, मुस्कुराया और अपने खाने पर वापस चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया।